हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर झुका हुआ पर्दा हवा का नहीं होता। हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर झुका हुआ पर्दा हवा का नहीं होता। अक्सर बुझ जाते हैं चिराग अपनी गलतियों से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद, यूनियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लेटफॉर्म बुक से हम लोग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नंबर 6 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 को देखने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। कहता है कि 2/3, 4/6 और 6/9 है। मतलब कि क्या है? समतुल्य भिन्न है, अलघुकरणीय भिन्न है, तुल्य भिन्न है और विषम भिन्न है। तो इसको पहले हम लोग सजाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। 2/3, 4/6, उसके बाद में 6/9 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे। इसमें तो कुछ एक कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 2/3 हो जाएगा। इसमें कॉमन है दोनों में 2, तो क्या लिख देंगे? दोनों कॉमन कट जाएगा तो हो जाएगा ये 2/3 के बराबर। और इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा? 2/3। अर्थात तीनों का मान जो है एक समान आ गया। और जब एक समान कोई भी भिन्न 2 से अधिक आता है तो उसको समतुल्य भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समतुल्य भिन्न कहा जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कहेगा वैसे सजा देंगे। ऊपर बार बार हम बोलते हैं कि टाइम लिखते हैं। यह 3 दिनों में करता है और बी 7 दिनों में करता है। आप इसकी इफिशियंसी ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 3। हमारे पास अगर काम का बात किया जाएगा तो कितना काम हो जाएगा? देखिए, टाइम और एफिशिएंसी के गुणनफल को काम कहते हैं। 7 तीर का कितना हो जाएगा? 21 काम हमारे पास मौजूद है। अब सोचने वाली बात यह है, ए और बी दोनों मिलता है, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, और यह 2 दिनों तक काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर जो काम कर लिया, कितना काम कर रहा है? तो हो जाएगा 10 × 2 अर्थात 20 काम को इन लोगों ने कर लिया। तो शेष कितना काम बचा? शेष काम बराबर 21 - 20 बराबर 1। अब पूछा गया कितना भाग का ना, तो टोटल काम से उसमें भाग दे दिया जाता है। और कितना हिस्सा शेष बचेगा? शेष हिस्सा कितना हिस्सा? शेष हिस्सा बराबर लिख देंगे जो 1/21, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कटने वाला होता तो हम काट देते। 1/21 हिस्सा बचा हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमल को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपये में स्टीरियो खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा? पुनः बिक्री का मतलब कि हम किसी से खरीदे हैं तो हमारी वो क्रय मूल्य हो गया, फिर हम बेच दिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसका अर्थ हो गया यानी कि सीपी, इसका मतलब हो जाएगा सीपी हो जाएगा हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100% इक्वल टू 1500 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है लाभ हुआ 21% अर्थात एसपी जो हो जाएगा यह 121% हो जाएगा। तो क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 121 और गुना में 15 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15 का 5, 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 15 का 15 और 3 18, यानी कि 1815 रुपया में उसने क्या किया? स्टीरियो को बेच दिया। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे।
15 का CP इक्वल टू 20 का SP। ये कट रहा है तो आप काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, या रहने भी देते तो कोई बात नहीं था। तो देखिए ये वाला मान इसका होता है और ये वाला मान इसका हो जाएगा, अर्थात CP का मान हो जाएगा 4 और यहाँ पर SP का मान हो जाएगा 3। ये रुपया में कन्वर्ट कर गया। लाभ हानि हमेशा रुपया पर ही होता है, तो इसको भेजिए इस साइड में। तो इसको कितना हानि हो गया, 1 रुपया का, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/, जब तक कहा न जाए हमेशा क्रयमूल पर लाभ या हानि को ज्ञात किया जाता है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 25% की हानि हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। यानी कि देखिए होता क्या है, ये आयत को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। वही चीज होता है जब ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बना लेता, अगर ये और ये लाइनिंग ऐसे चला जाता तो ये आयत का काम करता। आयत का जो लंबाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, वही चीज यहां भी होता है। देखिए तो इसमें बताया गया है कि ये आपका यहां से यहां तक ऊंचाई जो हो गया, ये ऊंचाई हो गया हमारा h बराबर 5.4 मीटर और उसके आधार मतलब यहां से यहां तक को 20 मीटर कह दिया है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है 20 है, उसके बाद ऊंचाई कितना है 5.4 मीटर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 54 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि 56 के वर्ग का इकाई स्थान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 56 के वर्ग का इकाई स्थान कहाँ है, तो हमको टोटल का वर्ग करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और इकाई के स्थान पर क्या आ गया 6 आ गया। बस आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग मेथड 1 पहले देखते हैं। सम मतलब बराबर, चतुर मतलब 4, भुज मैंने भुजा, यानी कि इसकी चारों भुजा जो है क्या है, ये बराबर है, लेकिन ये प्रत्येक 90 डिग्री का कोण यहां पर नहीं बनाता। अगर 90 डिग्री का कोण बनाता तो यह वर्ग हो जाता। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 cm है, ये भी 5 cm है, ये भी 5 cm है और ये भी 5 cm है, और एक विकर्ण के बारे में हमको दिया हुआ है और ये विकर्ण हमको पता नहीं है। ये जो विकर्ण दिया हुआ है इसकी लंबाई है 2.8। तो अब देखिए, जब कोई भी समचतुर्भुज को एक विकर्ण इधर से काटे या एक विकर्ण इधर से काटे तो दोनों को बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो अगर आप चाहें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उस त्रिभुज में इस त्रिभुज को जोड़ दीजिए, यानी दोनों का मान बराबर हो गई, या 2 से गुना कर दीजिए, तब भी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए हम यही प्रयोग कर लेते हैं। इसके लिए त्रिभुज वाला फार्मूला निकाल के और उसको दुगुना कर देंगे। तो आप जब इसमें फार्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका नाम कुछ रख देते हैं, नहीं नाम रखते हैं, त्रिभुज का ही ले लेते हैं। इस पार्ट वाले का एक इसको कह देते हैं, दूसरा इसको कहते हैं। तो त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होती है तो फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। जहां पर s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो s का मान क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 5 10, 10 2 12, 12.8 भाग 2 हो जाएगा, अर्थात 6.4 हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 6.4 रख देंगे, 5 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 1.4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1.4 हो जाएगा। और जब इसमें से इधर घटा देते हैं 2.8 आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 6 और 3 36, 3.6 आ जाएगा। अब इसका आप
वर्गमूल निकाल दीजिए। देखिए तो डबल 4 बार यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी कि बट्टा में 100 बन जाएगा। पहले ही लिख देते हैं उसके बदले में 100। अब ये सीधा 64 बन गया, यह 14, यह 14, यह 36 बन गया, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 बार 14 है तो 1 बार 14 बाहर आएगा। उसके बाद में यहां पर 36 है तो हमारे सामने 6 आ जाएगा। ये इसका मान निकल के आया पहले वाले का। अब हम डायरेक्ट इसमें यहां पर लिख देते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इस वैल्यू में दोगुना कर देंगे, 8 गुने 14 गुने 6 बट्टा में 100 और गुना में 2, क्योंकि ये क्षेत्रफल दोबारा हमको इतना ही मिल रहा है, या जोड़ेंगे तो भी वही बात है। आप इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे सामने 6 दूना 12, उसके बाद में 8 छक 48 यहाँ पे गुना कर देते हैं। 48 में 12 से हमको गुना करना है, तो जब हम गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 12, क्या गलती कर दी इसमें, 1 सेकेंड, 6 दूना 12 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, ओहो कोई बात नहीं, 8 छक 48 और 14 दूना 28, कोई एक ले लेते हैं, 28 और हो जाएगा हमारा 48, ऐसे हो जाएगा, सॉरी 8 अट्ठाई 64 का 4 हो जाएगा, तो हासिल हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। उसके बाद में यह 16 हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर उसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा तो ये 5 हो गया। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये इसमें गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 13.44 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा तरीका भी हम आपको दिखाते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा तरीका को ध्यान से देखिएगा, हम इसको दूसरे स्याही से बना भी देते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास कि एक सम चतुर्भुज कहा है, तो हम एक सम चतुर्भुज की रचना कर दिए। उसके बाद में यह 5 cm है, यह भी 5 cm है, यह भी 5 cm है और यह भी 5 cm है। एक विकर्ण के बारे में हमको दिया गया है और दूसरा विकर्ण हमारे पास गायब है। तो एक विकर्ण जो दिया गया है, और विकर्ण क्या होता है, जब दोनों विकर्ण समचतुर्भुज में भी दोनों एक ही अनुपात में मतलब बराबर में काटता है, अर्थात ये जब यह 1.4 हो जाएगा तो यह भी 1.4 हो जाएगा, और यह हमें पता ही नहीं है। और यहां पर जो कोण बनता है ना दोनों विकर्ण के साथ समचतुर्भुज में, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ठीक इसके सामने जो ये बन रहा है, यह हमारा ये कर्ण का काम करेगा। तो क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम करेंगे कि 5 का स्क्वायर और माइनस 1.4 का स्क्वायर, और ये चला जाएगा रूट में। अब रूट में चला जाएगा तो ये निकल के आएगा हमारे सामने 25 माइनस में हो जाएगा 1.96। जब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो आएगा ये 23.04 आएगा, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये आ जाएगा 4.8। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का मान जो निकल के आया 4.8, और यहां भी आएगा 4.8। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। तो 1/2 पहला विकर्ण दिया हुआ है 2.8, और दूसरा हमने जो विकर्ण बनाया यहां से लेकर यहां तक 4.8 आया है 2 भागों में, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। अब आप इसको इससे काट दीजिए, जब आप इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1.4, और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 14 छक 84 के 4 हो जाएगा। उसके बाद में ये बच जाएगा हमारा 14 नवा, यानी कि ये भी आ जाएगा 128, और उसके बाद में 8 उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 126 और 8 कितना हो जाएगा 34, तो हो जाएगा हमारा 34, और 2 अंक के बाद हम इसमें दशमलव दे देंगे, यानी कि 13.44 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम सहअभाज्य संख्या की परिभाषा को जानेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्या है जिनका मस्सा 1 हो, यानी कि HCF 1 हो,
वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखेंगे तो देखिए ये दिख रहा है कि यहां पर जो इसका HCF होगा वह हो जाएगा 5। यहां पर जो हमको दिख रहा है HCF हो जाएगा विभाज्यता का नियम से हो जाएगा 4। यहाँ पर विभाज्यता के नियम से हमको दिख रहा है कि 4 और 2 6 और 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पर भी ये 3 से विभाज्य है। HCF जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इस दोनों में HCF में कुछ कॉमन नहीं है अर्थात 1 हो जाएगा, अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक ही लाइन में क्वेश्चन में सोल्व हम लोग इसको कर लेंगे। एक बार हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं 2 - 3 - 6 माइनस, उसके बाद में छोटा कोष्ठ -4 - 3 + 10, और इसको सोल्व हमको कर देना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसकी क्रिया करेंगे तो सबसे पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, अब 15 में से 7 जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट जो इसके टोटल का क्रिया करने पर बच रहा है हमारा 8 बचा। तो ये इसके अंदर माइनस एंट्री जब करेगा तो ये माइनस में बन जाएगा, और तो -8 और यहाँ तक का जब क्रिया करेंगे तो ये बच जाएगा -2, और -2 इसके अंदर जब एंट्री करेगा तो ये +2 में कन्वर्ट कर जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ तक की क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब ये माइनस इसके अंदर एंट्री करेगा तो 2 - 5 हो जाएगा, और -5 है और 2 है तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इसका -3 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है एक वृत्त चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाओं की लंबाई PQ = 2 cm, QR = 3 cm और RS = 4 cm है, तो PS की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक वृत्त चतुर्भुज की, यानी कि मान लीजिए कि पहले एक वृत्त ही बना देते हैं, उसके बाद में उतना सुंदर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, देखिएगा ऐसे, तो इसका नाम रख देते हैं PQR और S नाम रख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है PQ, देखिए PQ = 2 cm दिया हुआ है, हम रख दिए। उसके बाद में QR बराबर क्या दिया हुआ है, QR बराबर दिया हुआ है 3 cm, और RS कहिए या SR कहिए ये 4 cm दिया हुआ है, और PQ बराबर व्हाट हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बात हम आपको यहाँ पर पहले ही बता देते हैं, ये क्वेश्चन फटाक से सोल्व हो जाएगा, कि अगर कोई भी एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक वृत्त है और उसकी ये सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है, सुंदर सा नहीं हो पाया, तो इसका लिए होता क्या है हम अभी आपको नीचे लिख भी देते हैं, ये यहाँ से लिख देते हैं स्टार देकर, कि यदि किसी चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त बनाया गया हो तब विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है। मान लीजिए इसका नामकरण कर दिए A, B, C और D, तो इसमें होगा क्या, देखिए ये इसका विपरीत हुआ, तो इसमें हो जाएगा AB + DC बराबर, ये इसका विपरीत हो जाएगा तो होता है AD + BC के योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यही काम तो यहाँ भी हमको करना है, आमने सामने वाला जो है ये तो मान लीजिए कि व्हाट की जगह पर x + 3 = क्या हो जाएगा 2 + 4, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और उसमें से 3 घट गया तो क्या बचेगा 3, अर्थात इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये था इसमें, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। कहता है कि -5 कोष्ठ बंद
फिर कहता है कि मझला कोष्ठ 20 माइनस 2 गुना -8 बराबर व्हाट, और ऑप्शन दिया हुआ है। एक ही लाइन में हम लोग सोल्व कर देंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोनों को का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और माइनस प्लस में कन्वर्ट कर गया। यहां तक का आप जब क्रिया किए तो ये 16 में कन्वर्ट कर गया, और ये माइनस जैसे ही इसके अंदर एंट्री करेगा तो इसको माइनस बना देगा, और माइनस बना देगा तो 20 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, यहां तक का रिजल्ट में हमको 4 प्राप्त हुआ, और -5 और गुना में 4 है तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, -20, और यही हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या हम बनाए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक प्रयोग के दौरान बैक्टीरियो की गणना 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। शुरुआत में उनकी संख्या 5,12,000 थी। 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियो की संख्या कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि किसी शहर की जनसंख्या इतना है तो 5% के प्रति वर्ष के दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल 3 साल के बाद क्या होगा। किसी तालाब में मेढक की संख्या इतना है, प्रति वर्ष इतना बढ़ रहा है। और जो ब्याज वाला भी जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन वो भी होता है, सेम क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव जो मान है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरियो की संख्या हम यहां लिख देते हैं। बैक्टीरियो की ये तरीके का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5,12,000 गुना, देखिए अब 100 पहले से है, उसमें 1.2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 102.5 बट्टा में बन जाएगा 100 गुना 1.2 घंटे के लिए कहा है, और बट्टा में बन जाएगा हमारे पास 100। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे तब भी बट्टा में 10 बन जाएगा, फिर इसको भी हटा देंगे तो इसके बदले में भी बट्टा में 10 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 जीरो से, और यहाँ 3 जीरो है तो 1 जीरो और यहाँ से हम कैंसिल कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारे पास जो बचता है ये हमारा हो जाएगा कितना, 40, और उसके बाद में 1 हो जाएगा 41, यानी कि 25 से जब काटेंगे तो ये 41 बार में कटेगा और यह 4 बार में कटेगा। उसके बाद में अब देखते हैं कौन फिर किससे कटने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस 4 से ये कट रहा है, तो 4 से जब ये कटेगा तो काट देते हैं 4 से, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 32, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। उसके बाद एक चीज हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो 10 है इसमें 2 छुपा हुआ है, तो यहाँ बन जाएगा 5, यानी 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। अब 5 से फिर इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 के 0 और 50 25 हो जाएगा। हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है क्या, 64 गुना 205 गुना 41। इसको आपको गुना करने आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम गुना कर लेंगे 64 और 41 को, तो क्या हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, उसके बाद में ये 16 हो जाएगा। 16 और 6 कितना होता है, 22, तो 22 का 2 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा। उसके बाद में इसको छोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। अब इसमें हमको जो मल्टीप्लाई करना है कितना से करना है, 205 से करना है, तो पहले आप 200 से कर लीजिए और 5 से बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर 00 हम डाल देंगे, उसके बाद इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, 12 हुआ, और 2 दूना 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इससे 5 से हमको गुना कर लीजिए, 5 चौका 20 के 0 और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद में 5 से गुना कीजिए, 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 10 और 10 और 3 13 हो जाएगा। इसको अब ऐड कर दीजिए, जो भी मान आता होगा इसके गुणनफल के बराबर हमारा मान हो जाएगा, 0 2 9 7 3 और 5, यानी कि 5,37,920 बैक्टीरिया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 cm स्क्वायर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 cm है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई या भुजा बराबर होता है रूट अंडर पहला विकर्ण का 1/2
का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का आधे का स्क्वायर और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये मान निकल जाएगा। हमारे पास एक विकर्ण दिया हुआ है तो हम दूसरे विकर्ण को ज्ञात कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ देते हैं ताकि इधर हम बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ लेके आते हैं, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण डायगोनल और दूसरा डायगोनल होता है। तो आप जानते हैं, तो इसके मान को रखिए यहाँ पर हम रख देंगे, या यहाँ पर भी रख सकते हैं, या इसको हटा दीजिए और उसी मान को रख दीजिए जो दिया हुआ है। क्या होता है 216 दिया हुआ है, तो हम यहीं पे लिख देंगे इसी का फॉर्मूला 1/2 गुने d1 गुने d2। और तो d1 के जगह पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 24 रख देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा 216। अब इससे ये कट रहा है तो हम काट देंगे, कितना बार में कट रहा है 12 बार में कट रहा है, तो d2 का मान हमारे सामने आ जाएगा। और 12 से कितना हो जाएगा 12 एक कम 12, तो बचा कितना 12 8 1 9 12 बट्ठे 96, कितना बार में कट रहा है 12 बट्ठे 96, कट गया, इससे 18 बार में कट गया, 18 बार में कट गया, तो d2 का मान हमारे पास निकल गया। अब इसमें मान रख दीजिए, आप रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक कितना दिया था 24 बटा में 2 उसका स्क्वायर प्लस 18 बटा में 2 इसका स्क्वायर और रूट करेंगे, एक ही बार में आप कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ 12 बरहा 144 और प्लस यहाँ 9 का कितना हो जाएगा 81 और रूट में डाल देंगे। अब जोड़ेंगे दोनों मान को, जोड़िएगा तब क्या प्राप्त होगा 5 2 उसके बाद में फिर 2, जो कितना का होता है यह 15 का होता है, अर्थात उस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 15 cm है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 भी बहुत आसान है, कहता है कि 60 का 20% डॉट डॉट का 25% है और ऑप्शन हमारे सामने है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि 60 का 20% यहां पर व्हाट यानी x के, यानी कि वो कौन ऐसी संख्या है जिसके 25% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा या ऐसे भी काट सकते हैं, 5 चौका 20 और ये हो जाएगा हमारा कितना 50 25 और इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, अर्थात x का मान जो आ गया 12 चौका 48। वह संख्या की अगर बात की जाए तो वह संख्या 48 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि निम्न में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, 3 का नहीं है और 1 का है। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए एक बात पहले जानना होगा हम लोग को कि जिस भिन्न के हर में दो और भी लिख सकते हैं, 2 और सिर्फ लिख देते हैं में सिर्फ में जिस भिन्न के हर में सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड मौजूद होता है वह भिन्न शांत दशमलव प्रसार का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे, ऑप्शन पे चलेंगे और तोड़ेंगे इसको, तो 61 नहीं टूट रहा है, ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे तो 11 गुना 2 गुना 5 आ गया। और हमने कहा कि 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, या यहाँ 11 आ गया, यह नहीं हो सकता है। उसके बाद ध्यान देंगे 47 में, 47 भी नहीं टूटने वाला है, इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 3, उसके बाद में आपको 5, उसके बाद में 2 और उसके बाद में फिर आ जाएगा 5। देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ भी 3 आ गया, ये भी नहीं हो सकता है, इसको तोड़ेंगे, ये टूट रहा है 19 57, 19 गुने 3 और बट्टा में ये भी टूट रहा है हमारा 3, उसके बाद बन जाएगा 40, 40 मतलब 2 गुने 2 और फिर 2 गुने 5 में टूट रहा है। देखिए तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 19 बटा 2 का पावर 3 गुने 5 में बन गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ये भी नहीं कट रहा है, 43 बट्टा 2 गुने
70 यानी कि 7 गुने 2 गुने 5 में कन्वर्ट कर रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा। देखिए यहाँ भी 7 जो आ गया, अब यहाँ पर जो 7 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ ये हो जाएगा। देखिए जो बात हमारा कह रहा है ये थ्योरी वही चीज वहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? ध्यान दीजिएगा, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है, और यह बहुत ही कारीगर फॉर्मूला होता है। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, बस आपकी पहचान होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे औसत गति इक्वल टू, अब कुल दूरी समझेंगे। कुल दूरी का मतलब हुआ, मान लिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को हमने डी कह दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इधर से जो गया है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और वापस जो लौटा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। तो इधर से गया तो एक बार दूरी तय किया, फिर उधर से आया तो उतना ही डी दूरी को ही तय किया। अब समय की बात करेंगे तो डी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में डी बटा 40 समय लगेगा घंटा, और यहाँ पर किसको क्या लगेगा, फिर डी बटा 60 का समय लगेगा। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा 2D, और इस दोनों मान को आप सीधा ऊपर गुना कर लीजिए 40 60, ताकि लेंदी नहीं हो। और बट्टा इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, तो देखिए ये जाएगा यहाँ तो 60 और ये यहाँ जाएगा तो 40, कितना हो जाएगा 100D हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर फिर अब 00 से 00 कैंसिल हो गया, अर्थात 6 चौका 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला मेथड हो गया। इसी चीज से शॉर्ट ट्रिक कह लिए या फॉर्मूला जो लोग निकाल लेते हैं, यही चीज से निकला हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। औसत गति बराबर 2xy बटा x प्लस y, यही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो x और y है यही चाल है इसका। ये कब लागू होता है, समान दूरी होता है तब होता है। तो मान लिया कि x बराबर जो है वही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और y का जो मान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। बस यही, इसी से ये फार्मूला निकल के आया हुआ है। तो 2 गुना 40 गुना 60, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो फिर वही चीज तो आ गया, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि जब 4 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 5 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 3 को एक्स क्यूब माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है? ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसमें, जिससे विभाजित किया जाता है रिमाइंडर थ्योरम के भांति, तो एक्स क्यूब माइनस 2 इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसके मान को इक्वल करेंगे 0 के, 4 एक्स का पावर 6 माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस 3। अब इसमें क्या करेंगे, इस मान को इसमें रख देंगे, तो क्या रखेंगे 4, उसके बाद यहां पर हो जाएगा, देखिए यहां हमारा बन जाएगा 2, उसका पावर हो जाएगा 2। देखिए यहां पर आप इसको कितना लिख सकते हैं, x6 को हम x3 है, इसका पावर 2, तो इसके जगह पर ना हमने 2 पुट किया, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, 4 4 चौका 16, माइनस में 10 और माइनस में 3, अर्थात 13 घट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 13। ये एक मेथड हुआ। अगर आपको ऐसे भी नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली भाग भी दे सकते हैं। एक्स क्यू माइनस 2 से 4 एक्स का पावर 6 माइनस 5 एक्स क्यू, उसके बाद में है माइनस 3, भाग दीजिए, कितना से भाग जाएगा 4 इसमें और उसमें भी 4 एक्स क्यू करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 एक्स क्यू, तो हो जाएगा यहां पर भी 4 एक्स का पावर 6, क्योंकि जब गुना करेंगे यहां तो गुना में सेम बेस होता है, तो ये पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और हो जाएगा माइनस 2 एक्स क्यू, ऐसे बनेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा माइनस 3 एक्स का पावर
3, उसके बाद में ये घट के आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 3। अब ध्यान दीजिएगा -3 से यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ और -6 हो जाएगा यहाँ पर, -3 और ये +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा, +6, सॉरी एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 5, तो ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, ये तो ठीक है। अब -3 से गुना जब इसमें हम करेंगे तो -3, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये कैसे गड़बड़ हो गया? सॉरी, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने में हमने पहले ही गलती कर दिया। यहाँ तो हो जाएगा, पहले से 2 है और 4 से गुना कर रहे हैं तो 8 ना हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत हो गया है कैलकुलेशन करने में, और तो ये घटेगा तो ये अब +3 में हो जाएगा, सॉरी 3 यानी कि प्लस में यहाँ देखिए माइनस घट गया तो 3 बचेगा ना, x³ -3। अब यहाँ पे हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम गलती कर दिए थे वहाँ पर, तो हो जाएगा ये 3x³, उसके बाद में माइनस में ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 में से अब 3 घट जाएगा, तो क्या आ गया शेषफल? यहाँ इस रास्ते से भी 3 आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर होगा C हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि 3/15 + 13/14 -19/21 + 31/35 -23/30 का मान क्या होगा, यानी कि प्लस माइनस करना है। देखिएगा क्या करेंगे इसको जोड़ने के लिए, हम नीचे दिए गए वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले 35 को ही तोड़ दीजिए। तो क्या तोड़िएगा? 7 × 5 = 35, 5 और 7 में टूट जाएगा। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 5 पहले से मौजूद है, इसका मतलब उसमें 6 चाहिए, 2 × 3 हो जाएगा। देखिए अब इसमें 21 भी मौजूद हो गया, 14 भी मौजूद हो गया, उसके बाद में 15 भी मौजूद हो गया और 35 भी, टोटल यानी कि एलसीएम निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा 15 जब इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 14 और 14 × कितना हो जाएगा? 42। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस करेंगे, यहाँ पे 14 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच रहा है कितना? 15, और 15 में 13 से जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 × 45 और 150, 195 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना है? 7 × 21 खत्म हो जाएगा, बचा 10, गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 190, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 × 5 = 35 जब कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 6, और तो 6 से तो कितना हो जाएगा? 6, और उसके बाद में हो जाएगा 6 × 18, 186, और माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर 30 है, तो 30, इसका मतलब 6 × 5 = 30, सिर्फ 7 बच रहा है, तो 7 × 21 का 1 हो जाएगा। उसके बाद में 7 × 21 का सिर्फ 7 से गुना करना है, ठीक है, ठीक है। 7 × 21 का 1, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारा? 2, और 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, 161 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका जोड़ घटाव कर दीजिए, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको कैंसिल भी कैसे मारेंगे, इससे जब इसको काटेंगे तो सिर्फ यहाँ पे प्लस में 5 बच रहा है। उसके बाद इसमें से आप 161 को घटा लीजिए। जब इसको आप घटाइएगा तो देखिए 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद में यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी कि 25 बच गया। तो 25 और 5 30, 30 और ये बच गया 40, 72, 72 बट्टा 5 × 7 × 2 × 3, गुना नहीं करेंगे। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, 6 से इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा? 12 × 6 = 72, अब कटने वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/35। अब गुना कर दिए। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि 64, 28 एवं 96 का मस्स ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा मस्स को हम लस्स विधि से ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 64, 28 और 96, और आपको विभाज्यता का नियम याद है, ये सब 4 से कटने वाला है तो 4 से भाग दीजिए। 16 चौका 64, 7 चौका 28, उसके बाद में ये कितना बार में कट जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 24। अब ध्यान देने वाली बात है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट सके, तो नहीं है। इसका मतलब इसका जो मस्स हो गया यही आंसर हो गया। मस्स बराबर 4, जिस ऑप्शन में 4 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि आप 72 का स्क्वायर कीजिएगा, उसमें 51 x और 4 है, तो x के मान में क्या होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, इसको निकालना है। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसका स्क्वायर करना जानते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और यहीं पे हमारा आंसर हो गया। हमको ज़्यादा कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर से तुलना करते आएंगे, दूसरे स्थान पर जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप एक लाइन में इसको बनाना चाहते हैं तो आप देखिए 90 में से इस मान को घटा दीजिए, 32 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं मेथड 1 कि देखिए एक त्रिभुज हो गया, इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री समकोण जब कह दिया तो होता ही है, और एक को बोल दिया कि 58 डिग्री है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अर्थात x प्लस 90 प्लस 98 बराबर 180 डिग्री, अर्थात ये सब को जाके इधर घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 32 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समझ है तो आप चाहेंगे तो यहाँ 90 से 90 कैंसिल, तो इन दोनों कोणों का मान जो होगा 90 होगा, अर्थात दूसरे तरीका में आप देखिएगा तो x प्लस 58, यही कैलकुलेशन हम वहाँ शुरू में किए थे, जाके इधर आप घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 32 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो हम जानते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुलिया की लंबाई, पुल की लंबाई, दीवार की लंबाई होता है, जो यानी कि दूरी जो होता है एक साथ जुड़ जाता है। तो रेलगाड़ी की वाट है, अर्थात x प्लस 410 मीटर में है, इक्वल टू चाल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो 66 गुने मीटर में दिया है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, और गुना जो दिया हुआ है 30 सेकंड, तो x का मान हमको निकालना है, यही हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 से जब काटिएगा तो ये 11 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 11 पचे 55, अर्थात x बराबर 11 पचे 55, यानी कि 550 माइनस 410, अर्थात x बराबर 140 मीटर आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या होती है, और जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग देखें तो पाई आता है, और अनंत अनावृत्ति वाली संख्याएं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 8.3246 कुछ ऐसे है, और डॉट डॉट दिया होता। इस क्वेश्चन में डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, तो यह अनंत अनावृत्ति नहीं हुआ, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, और यह तो 12 का क्यूब है, यह निकल जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा, और पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है ये परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि 15,000 रुपया की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हम लिखते हैं दर बराबर ब्याज निकालिए। ब्याज कितना दिया हुआ है? 4500 रुपया दिया हुआ है, बटा मूलधन के 1% से भाग दीजिए तो कितना आएगा? 150। उसके बाद में हमारे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा? 30% बदल गया, और उसके बाद में जो समय दिया हुआ है उससे आप यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना? ये हमारा हो जाएगा
5 छक 6% और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया, ये थोड़ा सा। अब दूसरा तरीका की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो है हमारा 15,000 मूलधन गुने समय और गुना में दर और बटा में कितना होता है 100 होता है। तो देखिए यहाँ से 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 से 10 यहाँ हम कैंसिल कर दिए, फिर इससे कटेगा 15 तियाँ कितना 15 तियाँ काट देते हैं, 15 तियाँ 45 और फिर 5 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अर्थात ऐसे भी आप निकाल सकते हैं दर बराबर 6%। अगर यदि ऊपर वाला आपको नहीं समझ में आया हो तब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 cm गुने 10 cm आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल कर देंगे, हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें। अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे इसको। लिखेंगे 20 cm में है गुना 10 cm गुना पता नहीं कितनी इसकी ऐसी संख्या होगी जो 16 मीटर में है तो इसको 100 से गुना कर देंगे, cm में बदल गया, गुना फिर जो 10 मीटर में है इसको भी 100 से गुना कर दिया तो cm में बदल गया। यानी क्या यहां मान रख देंगे जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यही उसकी संख्या हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा 00 से किसी एक को डबल कैंसिल कर देंगे, इससे काट दिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अर्थात x बराबर 8 पर 000 हो जाएगा और 8000 ईंटों की संख्या हो गई। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, यानी कि जितना में पास हो जाए उससे 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे पास बराबर पास करा देंगे दोनों तरफ से और यही हम इसी के सहारे हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 40% राम ने अंक प्राप्त किया है लेकिन 20 अंकों से फेल कर गया है, नहीं प्राप्त करने के कारण, तो इधर से पास करा दिए। और इधर 45% अंक लाया है और जितना चाहिए उससे कितना अंक ज्यादा है 30 अंक ज्यादा है, तो इधर से माइनस में 30 अंक हम कर देंगे। अब ध्यान दीजिए इसको इधर जाके घटा देंगे, इसको इस साइड भेज देंगे। जब हम इसको भेजेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि 50 बराबर 5%, तो इधर हो जाएगा 10 अंक, 10 बराबर 1%। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इधर किसी एक से हम पास कराएंगे, इससे या इससे पास कराएंगे। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, उत्तीर्ण प्रतिशत लिख देते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर किसी एक से, या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, तो लिखेंगे क्या 40% प्लस 20 अंक। अब ध्यान देने वाली एक बात यह है कि 10 अंक बराबर 1%, तो 20 अंक बराबर कितना प्रतिशत, इधर से दुगुना हो रहा है तो इधर भी हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। अर्थात 40% प्लस इसका जो मान है 2% के बराबर है, 2% अर्थात 42%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न है ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पिता की आयु मां की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो हम यहां पर लिख देंगे पहले पिता, फिर लिख देंगे यहां पर मां। आगे पढ़ते हैं। अब 5 वर्ष अधिक है, मां की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे पुत्री। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, ठीक है। तो मान लिए कि यहां पर हम यहां दे दिए क्या, ठीक है, मान लिए कि रहने देते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। अब ध्यान देने वाली एक बात है कि मान लिया कि पुत्री की आयु हमारा
x वर्ष है तो इसका 3 गुना है इसकी माँ का, तो ये 3x हो जाएगा। और उसमें भी क्या है कि 3x में ये +5 है, और इसी x का वर्तमान आयु हमको बताया गया है कि यह 12 वर्ष दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12 वर्ष। और हमको इससे तो बस है नहीं, इसका डायरेक्ट हमसे पूछा गया, तो 12 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, 36 और 4 40 और 1 41, कितने वर्ष के हो जाएंगे पिताजी 41 वर्ष के हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि पुत्री के जन्म के समय यानी कि 12 वर्ष पहले, तो इसमें से क्या करेंगे 12 वर्ष को हम लोग घटा देंगे। तो जब 12 वर्ष घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 3 में से 1 गया तो बच जाएगा 2, अर्थात ये पिताजी पुत्री के जन्म के समय 29 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पीछे भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या बराबर 54,000 गुना 5% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 105 बटा में 100, और फिर एक अगले दिन के लिए 105 बटा में हो जाएगा 100। कुछ नहीं है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 5 से 20, ये भी कट जाएगा तो 21 और ये हो जाएगा हमारा 20। 00 से 00 यहाँ पर भी हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में ये 4 से कट रहा है तो पहले काट के चेक कर ही लेते हैं। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद में 4 तिहाई 12 और 4 पच्चे 20, अर्थात ये आ जाएगा 135 गुना 21 गुना 21, और आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 59,535, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि ईंट के 7/16 भाग का भार 21/8 kg है तो ईंट के 5/12 भाग का भार क्या होगा। कुछ नहीं है, लिखेंगे 7/16 भाग का भार जो है 21/8 kg है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 5/12 भाग का मान क्या होगा। तो लिखेंगे 21/8, उसके बाद इधर आके भाग होगा यानी कि ये पलट जाएगा 16/7 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा ये भाग 5/12, इतना kg हो जाएगा। अर्थात इसको काट दीजिए, इससे काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसमें से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और 7 3 का 21 कट जाएगा, अर्थात 5/2 kg हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एक व्यापार में ए, बी और सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपये का लाभांश मिला तो बी को कितनी राशि मिली। ध्यान दीजिएगा, ए, बी और सी का चर्चा किया है। उसके बाद में कुल लाभांश का ए को 3/16 भाग मिला है, उसके बाद में इसको मिला है जो 1/4 मिला है, तो सी को कितना मिला। तो मान लीजिए कि सी बराबर 1 लाभ हुआ होगा, उसमें से कितना हो निकला होगा 3/16 प्लस में 1/4 निकल जाएगा। इसको भी आप गुना कर दीजिए, ऐसे 4 16 बना दीजिए। इसका मतलब सी बराबर हो जाएगा, इधर ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ देखिए हो जाएगा 16 और माइनस हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद यही माइनस इधर जाएगा 4 हो जाएगा और बट्टा में 16 इससे बनेगा, अर्थात घट जाएगा, इसमें से कितना बच जाएगा 9/16, अर्थात सी को जो हिस्सा मिला है वो 9 बढ़िया से लिख देते हैं 9/16 मिला हुआ है। अब इसको एक अनुपात में बनाएंगे। देखिए इसको अब ये नीचे वाला सब कैंसिल हो जाएगा तो नया अनुपात हो जाएगा 3:4:9 हो जाएगा। अब इसी के बारे में
बताया हुआ है हमारे पास कि अनुपात 9 का मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 243। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 और 6 3, मतलब कि 63 हो जाएगा। तो कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। अर्थात अनुपात 1 का 27 रुपया मान आ गया। तो बी के बारे में पूछा गया है, अर्थात अनुपात 4 बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे तो 108 रुपया हो जाएगा। और जो है किसका मान है, यह बी का मान है। अनुपात से भी हम पकड़ सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर नंबर सिस्टम में आप संख्या के बारे में पढ़े होइएगा तो इसको बना सकते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, Pn यानी कि प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से कटेगा, नहीं तो सेल्फ से कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, चेक करते हैं। तो देखिए 2 जो है 1 से भी कट जाएगा और यह 2 से भी कट जाएगा। लेकिन 3 भी देकर ध्यान दीजिएगा, तो ये भी 1 से कट जाएगा और उसके बाद में यह भी 3 से कट जाएगा, यानी कि खुद से भी कटेगा, सेल्फ से कटेगा, 1 से भी कटेगा। लेकिन अगर आप 4 की जब बात कीजिएगा तो यह 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और यह 4 से भी कटेगा और तो फेल कर जाएगा। जो अभाज्य संख्या वह होता है जो एक और स्वयं से कटे, दूसरे से नहीं कटे। इसलिए जो सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या में वह 2 होती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि रूट में 80 माइनस रूट में 112 बट्टा रूट में 45 माइनस रूट में 63 का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो कितना तोड़ सकते हैं, 16 25 80, यानी कि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट में ही 5 रह जाएगा, माइनस करेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 7 16 16 सत्ते 112, अर्थात यहां पर भी 4 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर रह जाएगा, बट्टा 9 25 45, 9 बाहर का मतलब 3 बाहर चला जाएगा, रूट में 5 रह जाएगा। यहां हो जाएगा 9 सत्ते 63, इसका मतलब हो जाएगा 9 का मतलब 3 बाहर चला जाएगा और रूट में 7 रह जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, रूट में 5 माइनस रूट में 7 बट्टा 3, यहां भी कॉमन ले लेंगे तो रूट में 5 माइनस रूट में 7 हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हमारे सामने आ जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा 1.1/3। और जिस ऑप्शन में 1.1/3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 3/8 भाग भोजन एवं आवास पर खर्च करता है, पुनः शेष बचे राशि का 3/5 भाग शिक्षा एवं यातायात पर खर्च करता है। पुनः शेष बचे राशि का 1/3 भाग वह बीमा एवं अन्य मतों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2160 रुपया बचे हो तो उसकी कुल आय कितनी है। ध्यान दीजिएगा, जो आसान मेथड है उसको बनाएंगे, नहीं तो लंबा बनाएंगे तो ज्यादा लंबा बन जाएगा प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि कुल आय बराबर 100 रुपया हम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, उसने पहले कितना खर्च कर लिया, उसके बाद में क्वेश्चन में शेष के बारे में बताया गया, तो हम क्या करेंगे, शेष इक्वल टू शेष कर देंगे। क्या करेंगे, शेष इक्वल टू शेष कर देंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब तो x हो गया, उसने 3/8 भाग भोजन एवं वन पर खर्च किया, तो 3/8 खर्च किया, तो 1 में से 3/8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5/8 बचा हुआ है। देखिए शेष का चर्चा किए, फिर आगे बढ़ते हैं। पुनः उसने बचे राशि का 3/5 भाग खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 2/5 बचा। फिर उसके बाद में पुनः शेष बची राशि का वह 1/2 भाग फिर बीमा एवं अन्य मतों पर खर्च करता है, तो बचा कितना, 2/3। और यही जो फाइनल रिजल्ट ऐसे करते हुए बच रहा है वह 2160 रुपये के बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन हमको कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 से तो यहीं पे कैंसिल मार दिए इसको,
उसके बाद इससे हम इसको काटेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब इसको इधर ला के गुना कर देंगे तो x बराबर 216 गुना, इसको गुना करा देते हैं 15 और गुना 4, चाहे एक ही बार में गुना कर देते हैं। अब 15 15 चौका 60, अब हो जाएगा x बराबर, देखें ध्यान दीजिए, गुना करेंगे तो 0 का 0 रख देंगे, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, तो 3 हो जाएगा, फिर इसमें 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 12,960 रुपया उसकी आय है। इस तरीके इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कहता है कि 20 पैसे का 3 रुपया से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे 20, और एक चीज ध्यान रहे, ये पैसा में ये रुपया में है तो दोनों को पैसा में बदलेंगे या तो दोनों को रुपया में बदलेंगे। तो 20 पैसा के साथ 3 रुपया और इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये किस चीज में बदल गया, ये भी पैसा में बदल गया। इससे जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, अर्थात 1:15 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 1:15 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 85, और बहुत ही खूबसूरत ये क्वेश्चन है। कहता है कि ताजे फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 केजी ताजे फल से कितना केजी सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान देने वाली एक बात यह है कि पानी कम और ज्यादा हो सकता है, इसमें जो गुद्दा होगा, पल्प होगा, वो बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे भी कैसे, लिखेंगे पहले हम लोग ताजा फल। तो मान लिए कि ताजा फल कोई एक है ऐसे जिसमें पानी है 68% और इसका गुद्दा पल्प, अगर हम बात करें गुद्दा पल्प की जो है 32%। उसके बाद में जब इसी को सुखाया जाता है तो कहता है कि सूखा फल, और सूखा फल में भी पानी है। सूखा फल में जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये कोई सूखा फल है, इसमें कहता है जो पानी है 20% है, पानी है जो 20% है, और जो गुद्दा है वो 80% है। अब ध्यान दीजिएगा, ताजा फल का जो कह रहा है 100 केजी ताजे फल के बारे में दिया गया है, तो ताजा फल में है जो 100 केजी दिया हुआ है, तो गुद्दा बराबर गुद्दा हम कर देंगे। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, गुद्दा इक्वल टू गुद्दा यानी कि पल्प, इसका अंग्रेजी जो होता है गुद्दा का वह होता है PULP, पल्प मतलब गुद्दा बराबर गुद्दा करेंगे। उसके बाद में 100 का 32% निकालेंगे, तो 100 का 32% क्या हो जाएगा, 32 ही आएगा। 100 केजी का 32% बराबर 32 केजी ही आएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अब देखिए ये इस गुद्दा से इस गुद्दा यानी सूखे फल का 80% बराबर है ताजे फल के 32 केजी के। 80% इसका लिए सूखे फल के बारे में, किसके बारे में, सूखा फल। अब ध्यान दीजिएगा, सूखा फल में 80% बराबर 32 केजी, तो 100% बराबर व्हाट, कितना होगा। तो देखिए इधर से जब बढ़ाएंगे इसको तो आप यहां भेज भी सकते हैं, ये हो जाएगा 32 बट्टा में 80 और गुना में 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, अर्थात 8 × 40 केजी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड 1 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप दूसरा मेथड भी यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर भी जो हम करेंगे ना, वो गुद्दा बराबर ही गुद्दा करेंगे, गुद्दा बराबर गुदा करेंगे। अर्थात देखिए एक चीज इसमें समझेंगे कि 68% पानी है, इसका मतलब 32% उसमें गुद्दा है, तो 100 का, यही देखिए इसी से ये ट्रिक कह सकते हैं या आप मेथड कह सकते हैं, ये समझा गया है। यानी कि लिखेंगे 100 का 32% बराबर सूखे फल का पता नहीं गुना इसका 80%। अगर इसमें आप प्रतिशत लगाते हैं तो प्रतिशत लगा देंगे, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो वही चीज आ गया। तो x बराबर 100 गुना 32
बट्टा में 80 हो जाएगा। देखिए परसेंटेज छोड़ दिए तो ये कट जाएगा इससे कितना बार में, 5 बार में, इससे कटेगा 4 बार में, इससे कटेगा 8 बार में, अर्थात x बराबर 40 kg हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।